नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लेकर यहाँ पर आए हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं ये, इनको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित आगे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं रेलवे के, उनमें ये सवाल ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल नहीं मिलेंगे तो इन पे आधारित सवाल मिल जाएगा, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको सवाल ज़रूर मिलेगा। इसलिए इस पूरे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। कुछ यहाँ पर 15-20 बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। सवाल में यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है, यानी 38 से डिविजिबल हमको बताना है। आपके ऑप्शन में ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर 38 का पहले डिविजिबिलिटी रूल समझिए भैया कि यहाँ पर 38 दिया गया है। 38 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 19 × 2, यानी जो संख्या 2 से भी कटे, 19 से भी कटे, वही संख्या आपकी 38 से कटेगी। देखिए ये आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इवन नंबर रहता है तो तभी 2 से कटता है। तो ये नंबर तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से ही नहीं कटेगा तो 38 से तो कटेगा नहीं। ये नंबर भी 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा। अब ये नंबर 2 से कटेगा और ये नंबर 2 से कटेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई 19 से कौन सा कटेगा। तो 19 से अगर कटने की बात देखी जाए तो ये जो नंबर दिख रहा है ये शुरू में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ए और सी को चेक करेंगे यहाँ पर कि 19 से कौन कटेगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये डायरेक्टली आपका 19 से कट रहा है। कैसे कट रहा है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 1938 दिया गया है ना, 1938 दिया गया है। अगर हम 19 से काटेंगे इसको तो कितना होगा, 19 से कम 19, फिर आ जाएगा 3, ठीक है, तो जाएगा नहीं भाग तो 0 हो गया। फिर 19 दूना 38, कट गया कि नहीं, पूरी तरह कट गया। तो ये नंबर साफ साफ दिख रहा था कि ये 19 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, मतलब यही हमारा 38 से कटेगा। वैसे यहाँ पर 19 से कटने का नियम हम आपको बता देते हैं, 19 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, यहाँ पर 7, 6 और यहाँ पर 2 है मान लीजिए, है ना, और 1 है लास्ट में। चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये 19 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसको चेक करने का तरीका समझते हैं, 19 का रूल समझते हैं। 19 का रूल ये होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको डबल करके इसमें जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2 है, ठीक है, सॉरी 1 है, तो 1 को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को इस बचे हुए नंबर में, बचा हुआ नंबर कौन सा है, 762 है ना, तो इसका डबल करके जोड़ लीजिए इसमें, तो 2 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 764 हो जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस, इस लास्ट वाले को आप डबल करके इसमें जोड़ दीजिए। तो अगर हम 76 में जोड़ दें, क्योंकि बचा हुआ 76 है, 76 में क्या जोड़ दें, 4 का डबल यानी 8 जोड़ दें, तो 8 6 यहाँ पर 14 हो जाएगा, 1 बचा 84 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको पता करना है कि वही 84 से तो ये जो 19 से नहीं कटेगा 84, है ना, तो मतलब ये जो हमारा 7621 है ये भी आपका 19 से नहीं कटने वाला। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो तरीका आप लोग समझ गए होंगे 19 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 57 आवर्स, बी एंड सी together can do it in 28 hours, while A and C together can do it in 19 hour. How long in hours will B alone take to do it? मतलब B कितना समय लेगा उस अकेले काम को करने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि A जो है 57 घंटा लेता है, ठीक है, A यहाँ पर 57 आवर ले रहा है। B जो है, B है ना, एक सेकंड, B और C ये दोनों मिलकर 28 आवर में काम कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि A और C मिलकर, A + C ये दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं, 19 घंटे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए कितना होएगा। तो टोटल वर्क हमें निकालना है तो 57, 28 और 19 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अच्छा 19 और 57 का एलसीएम तो 57 होगा, है ना, क्योंकि 57 19 से कट जाता है तो 57 हो गया। अब 57 और 28 का एलसीएम लीजिए। 57 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना आ गया, 57 ×
28 ये आ जाएगा। अच्छा, इफ़िशियंसी निकालिए, कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो अगर 57 गुणे 28 डिवाइड बाई 57 करेंगे तो 28 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 57 गुणे 28 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो 28 कट जाएगा, 57 बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी 57। यहाँ देखिए 57 गुणे 28 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो 19 तियाँ 57 यानी 28 का 3 गुना, ठीक है। 30 का 3 गुना 90, उसमें से 6 घट 28 तियाँ 84 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब कितने घंटे में करेगा, ये निकालना था। तो बी की एफिशिएंसी निकालिए। बी और सी का टोटल 57 है, ए और सी का 84 है, जहाँ ए का 28 है। अगर ए और सी का 84 है तो 84 में से ए का निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब 28 निकाल दिए तो सिर्फ यहाँ बचेगा सी का। तो कितना हो गया यहाँ पर, इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। अब सी का 56 है, बी और सी का यहाँ पर 57 है, जिसमें से सी का सिर्फ 56 है तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना भाई। बी और सी का कितना है, टोटल 57 है, उसमें से सी का निकाल दीजिए, यानी कि 56 हम निकाल देंगे इसमें, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। अच्छा, तो अब बताइए यहाँ पर 1 सेकंड, 14 में से 8, हाँ ठीक है, चलिए। तो बी का 1 हो गया, तो जब बी का 1 हो गया, टोटल इतना ही काम करना है और वो 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो कितना घंटा लगाएगा बताइए। तो 8 सत्ते 56 यानी इकाई अंक 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और कहीं 6 नहीं है। क्लियर हुआ ना कैसे करना है इन सवालों को। आगे चलिए, इस टाइप का सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं। अपनी सामान्य गति के 2/5 से चलते हुए अभिजीत अपने कार्यालय पहुंचने में 48 मिनट देर हो जाता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है ना, नॉर्मली कितना समय लगता है उसको ये बताना है। देखिए, घर से कार्यालय तक के बीच की दूरी कांस्टेंट है ना, वो तो नहीं बदलेगी। डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर 2 स्पीड है दोस्तों। देखिए, पहले स्पीड का रेशियो लिखते हैं। तो स्पीड अपनी सामान्य गति के 2/4 से चलते हुए, सामान्य गति के बोला है तो सामान्य गति कहाँ होगी, नीचे होगी। तो जो नॉर्मल स्पीड है वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। और वो अभी चल कितने से रहा है, 2/5 से, मतलब 5 उसकी नॉर्मल है, अभी वो 2 से चल रहा है, ठीक है। तो अभी 2 से चल रहा है वो, ये स्पीड का रेशियो हो गया। चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पलट जाएगा। स्पीड 5-2 है तो टाइम यहाँ पर 2 और 5 लगेगा, ठीक है। यानी नॉर्मल टाइम यहाँ पर 2 घंटे, जबकि अभी वो कम स्पीड से चल रहा है तो उसको 5 घंटे लगा, मतलब 5 यूनिट लग रहा है। देखिए 48 मिनट देर हो जाता है, यहाँ पर कितना टाइम अधिक लगा, 48 मिनट देर होने का मतलब है कि 48 मिनट अधिक समय लग रहा है जब वो कम स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ कितना अधिक लग रहा है टाइम, 3 यूनिट, है ना। लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम अधिक लग रहा है, 48 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। हमें पूछा क्या, सामान्यतः कितना समय लगता है, तो नॉर्मल टाइम ये वाला है तो 1 की वैल्यू 16, 2 की वैल्यू 32 हो जाएगी। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलिए। ये सवाल दोस्तों LCM एंड HCF का है, बढ़िया सवाल। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 316 है, उनके LCM और HCF का गुणनफल 432 है, तो LCM और HCF के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी रेसिप्रोकल का सम चाहिए। देखिए 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, अगर 3 और 16 अनुपात है तो यहाँ पर 2 संख्याएं हो जाएंगी 3x और यहाँ पर 16x, ठीक है। ये 2 संख्याएं हो गई। अच्छा, LCM और HCF का मल्टीप्लाई 432 दिया, LCM कितना होगा यहाँ पर बताइए। तो पहले तो कॉमन चीज़ x दोनों में कॉमन है तो x हमारा हो गया। 3 और 16 का LCM कितना आएगा, 16 3 48 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई ही होगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो ये LCM हुआ। तो LCM हमारा इतना हुआ, मल्टीप्लाई HCF कितना होगा, कॉमन चीज़ यानी कि x, इन दोनों का मल्टीप्लाई 432 के बराबर दिया गया है, ठीक है। काटा पीटी कर लीजिए, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, x² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, अगर इसको हम लोग काटें तो 4 8 32, कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर देखिए। अगर ये देखा जाए तो यहाँ 8 है तो 8 मतलब इकाई अंक 2 लाने के लिए 8 नहीं 72, 9 बार में पूरी तरह चल जाएगा भाई।
48 दहाई 480, उसमें से अगर 48 घटा देंगे तो यही ना बचेगा, है ना। तो मतलब 9 बार जाएगा ये, तो 9 बार ये पूरा पूरा कट गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो सीधे सीधे 9 के बराबर, सॉरी 3 हो जाएगा, है ना, 9 का स्क्वायर रूट। अब क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ की व्युत्क्रम। एलसीएम हमारा इतना था और एचसीएफ ये वाला था, तो एचसीएफ तो एक्स ही है, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 48 गुणे 3, 48 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 48 3 144 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर HCF कितना है x के बराबर, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 144 आएगा। भाई रेसिप्रोकल पूछा था ना मैंने, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो 144 ही आएगा। अब 144 जब आएगा तो 144 डिनोमिनेटर में कहाँ है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डिनोमिनेटर में 144 सिर्फ यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखें, ये सवाल है थोड़ा सा लॉजिकल। एक घनाकार पानी की टंकी की क्षमता, घनाकार का मतलब क्यूबॉइडल, ठीक है, 70,000 लीटर है। टंकी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और गहराई आपको दी गई है ना। वॉल्यूम आपको दिया गया है दोस्तों, लेकिन ये वॉल्यूम लीटर में दिया गया है, हमें मीटर क्यूब में चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और हाइट या गहराई जो कह सकते हैं वो सब मीटर में है, तो हमें मीटर क्यूब में चाहिए अपनी वॉल्यूम। आपको ध्यान रखना है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर। ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 70,000 लीटर है, तो मतलब कितने मीटर क्यूब हो गया भाई, 1000 लीटर माने 1 मीटर क्यूब, तो 70,000 लीटर माने कितना 70 मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है 70 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई और गहराई होता है ना। तो लंबाई कितनी है, अच्छा इसकी चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई और गहराई आपको दी गई है, तो लंबाई कितनी 4, गहराई चौड़ाई हमें निकालना है यानी कि b निकालनी है, इनटू गहराई यानी कि हाइट 10 के बराबर दिया गया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 के बराबर। यही तो है वॉल्यूम, निकाल लीजिए। ये कट गया आपका 7/4, 7/4 अगर करेंगे तो b की वैल्यू 7/4, तो 7/4 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 कम 4 3/50, 4 7 28 मतलब 1.75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। आगे चलिए। ये सवाल भी दोस्तों एक बढ़िया सवाल है, प्रोपोर्शन का है। कह रहे हैं y जो है x+3 के सीधे समानुपाती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पर x+3 के। क्लियर है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि जब x 1 होता है तो y 8 होता है, जब x 2 होगा तो यहाँ पर y का मान कितना होगा, ठीक है। अब आप सीधे सीधे ये मत कह दीजिए कि x 1 है तो y यहाँ पर 8, तो x को डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। देखिए इसके हिसाब से न चेंज होगा भाई, इसके हिसाब से चेंज होगा। इसको अगर हम इधर ले आएँ तो y अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर x+3, है ना, x+3, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, है ना 1। तो जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू फिक्स ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा k। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें तो ये बराबर होगा यहाँ पर y2 अपॉन x2 + 3k, है ना, x2 + 3k। इस तरीके से ऐसे ही अगर हम लोग आगे ले जाएंगे तो y3 अपॉन x3 + 3 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब इसमें रखिए y1 मतलब ये वाला 8, तो हो गया 8 डिवाइड बाई x1 + 3 यानी कि 1 + 3 4 इज इक्वल टू, यहाँ y2 हमें नहीं पता, वही चीज़ निकालना है हमको, है ना। x2 कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 + 3 यानी कि 5 हो गया। कितना आया y की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे ये 2 होगा, 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोपोर्शन के सवालों को लगाना है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसके रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स के नेचर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास आप सभी जानते होंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है,
ax² प्लस bx, बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 10th से, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें एक चीज़ होता है विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किया जाता है, वो होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। इसी पर डिपेंड करता है हमारा नेचर, ठीक है, जो रूट्स का नेचर होगा इसी पर डिपेंड करेगा। b यहाँ है, a यहाँ है, c यहाँ है, सभी को पता चल गया। अब देखिए पहला कंडीशन, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वैल्यू आया है यानी 0 से बड़ी वैल्यू आई है तो वहाँ पर रियल रूट्स होंगे और यूनिक रूट्स होंगे। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारे ये जो d की वैल्यू है ये 0 हो गई तो 0, ऐसे केस में रियल तो आएगा ही, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है, जो हमारे रूट्स होंगे दो ठो x की वैल्यू आएंगी वो एक तो रियल होंगे और बराबर भी आएंगे। क्लियर है ना, अगर d की वैल्यू 0 होती है तो। फिर यहाँ पर तीसरा केस क्या बनता है कि अगर d की वैल्यू कहीं नेगेटिव आ गई, 0 से छोटा आ गया, तो ऐसे केस में हमारा जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या बोला है, निकालिए पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालिए। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 है ना, a कितना है 3 है, इंटू c यानी कि 5 है, तो कितना हो गया 4 में से कितना 4 3 12 5 60 घटाएंगे अगर तो 60 में 4 घटाएंगे माइनस का 56 आया, यानी कि निगेटिव वैल्यू आया। निगेटिव आया मतलब 0 से छोटा है ये, जब 0 से छोटा है डिस्क्रिमिनेंट तो इमेजिनरी रूट देगा, है ना। तो रूट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। कॉम्प्लेक्स रूट यानी इमेजिनरी रूट्स। बी ऑप्शन में दिया है रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मोर देन 2 रियल रूट्स, तो पहला ऑप्शन होगा क्योंकि डी जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है। अब इस सवाल को लगाने का जो एग्ज़ाम वाला अप्रोच है वो क्या हो सकता है वो सुनिएगा, क्योंकि आराम से आप बेसिक से लगा सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम अप्रोच एग्ज़ाम में कैसे करेंगे ये देखना है आपको। एक म्यूज़िक सेट का मूल्य जो है 8,000 रुपया है, कीमत में 12% कमी की गई और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य क्या होगा। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर पहले 12% घटाया गया है, 100% कीमत 12% घटाएंगे 88% बचेगा। 88% यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, 88% वैल्यू बचेगी। फिर 20% बढ़ा भी दिया गया है ना, तो इस 88% को पकड़िए ना, 88% का मतलब हुआ 11 का मल्टीपल, क्योंकि 8 गुणे 11 होता है, 11 का मल्टीपल बस आप चेक करिए कौन से ऑप्शन में। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन 11 का मल्टीपल आता है, 11 से कटने वाला आता है, तो फिर हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप इसको 11 के डिविजिबिलिटी से लगा सकते हैं। कैसे, देखिए 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, 7 और 4 11, यहाँ 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा। क्या 4 11 से कटता है, नहीं कटता, तो ये आंसर कतई नहीं हो सकता आपका, ठीक है, क्योंकि ये 11 से नहीं कट रहा है। अच्छा इसको देखिए, 7 4 11 और 9 8 17, 17 माइनस 11 6 आएगा, 6 आया, क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 4 12 9 8 17, ठीक है, 8 4 12 9 8 17, 17 में से 12 घटाएंगे 5 बचेगा, ये भी आपका 11 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, 8 4 12 8 4 12, तो 12 माइनस 12 हो गया 0। अब 0 आए या फिर 11 आए, 22 आए, इस तरीके से आए, तो वो संख्याएं तो आपकी 11 से कटेंगे ना, 0 भी 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या सिर्फ 11 से कटने वाली है, यही आपका आंसर होगा। अच्छा अगर 11 से कटने वाली एक दो और संख्याएँ होती तो कैसे किया जाता, इसमें साफ कह रहा है कि जो कीमत थी वो कितनी थी, 8,000 रुपये थी, है ना। पहली बार वो 12% कीमत कम किया तो 88% पे आ गया, फिर वो 20% बढ़ाएगा तो 120% बन जाएगा कि नहीं। अच्छा परसेंट हटा के 00 नीचे लगा सकते हैं। देखिए
1% काटेंगे तो 2 जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो से ये वाला और ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कितना होगा यहाँ पर 12 गुणे 8 गुणे 88 कर लेंगे, ठीक है, बस आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से करना था आपको। बाकी 11 का डिविजिबिलिटी रूल से हमारा आसानी से आ गया और जल्दी आ गया। बल्कि इस सवाल में दोस्तों कुछ भी दम नहीं है, भले ही ये देखकर बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, बाकी इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि वैल्यू इतनी आसान दे दी गई है, ए और बी का रेशियो 3-4 है, बी और सी का रेशियो 4-7 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ए यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 4 है, तो क्या बी जो है 4 यहाँ पर भी है? देख लीजिए, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, तो बी तो दोनों जगह सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब यहाँ पर ए जो है वो 3 यूनिट हो गया, बी जो है वो 4 यूनिट हो गया और सी जो है वो 7 यूनिट हो गया। ख़त्म कहानी। अगर बी दोनों जगह अलग अलग रहता, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, अगर वो अलग अलग रहता वैल्यूज़ की, तो फिर यहाँ पर बराबर करने की ज़रूरत थी बी को, है ना, और वो मल्टीप्लाई करके कर लेते हम लोग। अच्छा, अब आ जाइए इस पे, a + b + c अपॉन c पूछा गया है आपसे। क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी पावर और नीचे में भी पावर बराबर है, 1 पावर 1 पावर। तो जब होमोजीनियस है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, है ना। अगर होमोजीनियस नहीं होता तो अलग अलग, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ती। ये जो वैल्यू आई हैं ये क्या है? रेशियो में वैल्यू है ना, ये यूनिट में वैल्यू है। रख दीजिए इसमें। तो a कितना है? 3 है, मतलब a b c तीनों को जोड़िए, 4 3 7 7 14 हो जाएगा। ऊपर हो गया 14, नीचे 7, है ना, क्योंकि c की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7 माने आ गया हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर? आगे चलिए। सवाल नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 2 पुरुष या 9 महिलाएं याद दिया है, तो मतलब ये कह रहा है कि भाई जितना काम 2 पुरुष कर रहे हैं, 2 मेल कर रहे हैं, उतना ही काम यहाँ पर 9 फीमेल्स कर रही हैं, ठीक है। यहाँ से मेल और फीमेल की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना आ गया यहाँ पर? मेल अपॉन फीमेल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, फीमेल को इधर ले आए तो ऊपर हो जाएगा 9 और मेल यहाँ पर 2 नीचे चला जाएगा। तो एक मेल एक दिन में 9 काम कर रहा है, एक फीमेल एक दिन में 2 काम कर रही। इफ़िशियंसी है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये दोनों 14 दिन में काम कर सकते हैं, इसको करवाइए या फिर इसको करवाइए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। तो जब 2 पुरुष बोला है शुरू में ही, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मेल को ही लेकर चलते हैं, फीमेल को क्यों ले? मेल को, किसी को भी लेकर चल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल काम निकालना है पहले, है ना। देखिए यहाँ पर 2 मेल ले लीजिए या फिर 9 फीमेल ले लीजिए, बात तो एक के है क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम 9 फीमेल ले लेते हैं, मेल को क्यों ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 9 फीमेल ले लेते हैं, तो 9 फीमेल एक दिन में इतना काम करेंगे, 14 दिन तक काम कर सकते हैं। 14 दिन में तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दिन में ये आपका टोटल काम हो गया। अब इसी टोटल काम को अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। कैसे? 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, तो यहाँ पर 2 मेल जो हैं वो 9 दिन तक काम करेंगे, तो इतना काम होगा, प्लस अभी कुछ काम बचा हुआ है, अब ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इतना काम कर लिए और चले गए। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए कि महिलाएं यहाँ पर अब की बार x लगेंगी, तो x फीमेल जो हैं, x फीमेल 9 दिन में पूरा करना है उनको, तो x फीमेल 9 दिन में इतना काम कर जाएंगे, ठीक है। यही x की वैल्यू हमको निकालनी है। f की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, सब कुछ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेल यहाँ पर 9 यूनिट, फीमेल 2 यूनिट, बस यही रखना है आपको। फीमेल कितना है? 2 है, तो यहाँ रखिए। तो 9 गुणे 2 यानी 18, 18 गुणे 14 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो f की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो 9 गुणे 2, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 × 18 हो गया, इंटू यहाँ पर ये 14 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 ने 81, 81 दूना कितना हो जाएगा? 162, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ देखिए f की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 गुणे 9 यानी कि 18, ठीक है। तो 18, एक सेकंड, इसमें आपको ऐसे नहीं करना, इसमें आप ऐसे कर लीजिए भाई। 9 जो है हर जगह है, तो 9 को काट ना लीजिए पहले, 9 9 और 9 कट गया,
अब आसान हो जाएगा। ये हो गया 14 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 रखेंगे, 14 दूना 28, ये हो गया 28 इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 है, तो 2 गुणे 9 यानी कि 18 हो गया, और प्लस x इंटू एफ, एफ की वैल्यू 2 है तो 2x हो गया। देखिए 18 इधर आ जाएगा, 28 माइनस 18 10, 10/2 यानी कि 5, x की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि 9 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करके बेच दिया। उन्हें 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68% का लाभ हुआ तो x का मान कितना होगा। CP से MP का रेशियो निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना, अपने माल को क्रय मूल्य से x% अधिक पर अंकित कर दिया है ना, अधिक पर अंकित कर दिया, तो मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का यहाँ पर मामला चल रहा है। तो CP से MP का जो रेशियो होता है, CP से MP का जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला कई बार आपको बताया जा चुका है। CP से MP का रेशियो होता है 100 - D अपॉन 100 + P। ठीक है, तो 100 - D डिस्काउंट कितना है 16%, डिवाइड बाई 100 + P, 100 + P यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर 68 का। अच्छा, या अगर यहाँ लॉस होता तो माइनस का लॉस करते, लॉस होगा तो 100 माइनस करेंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस कर देंगे। ये कितना आ गया 84, ये कितना होगा 168 हो जाएगा, है ना 168। थोड़ा सा और काट लेंगे अगर इसको हम लोग, तो 4 से कटेगा क्या, 17 चौके 68, हाँ 4 से काट दीजिए ना, 4 से काटेंगे तो 21 है ना, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8। अच्छा भाई, ये तो 21 दूना 42 हो गया। ठीक है, मतलब CP से MP का जो रेशियो आया वो कितना है 1 और 2 का। मतलब कॉस्ट प्राइस 1 था, मार्क कर दिया वो 2, मतलब कितना बढ़ाया है, बोला है ना इसमें बढ़ा के किया है, x% अधिक अंकित किया है। तो यहाँ देखिए कॉस्ट था 1 रुपया, वो बढ़ाया कितना, क्योंकि छाप रहा है 2 तो मतलब बढ़ाया कितना 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ा दिया किस से, CP से, तो CP यहाँ पर कितना है 1 है, 1 बढ़ा दिया 1 में, मतलब कितना % बढ़ाया है वो 100% बढ़ाया है ना, 100% का यहाँ पर बढ़ाया है वो। ठीक है, तो यही ना बोला है कि x% बढ़ाया है, मतलब इतना ही बढ़ाया है, तो यही x की वैल्यू हो गई 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अच्छा सवाल था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 12वां सवाल ये रहा दोस्तों। एक धात्विक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई कितनी होगी, बड़े ध्यान से इसको समझना है। एक आकार से दूसरे आकार में बदला जा रहा है पिघलाकर। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल यानी कि यहाँ पर बेलनाकार का, है ना। तो ठोस को बदला जा रहा है सिलेंडर में, गोले को बदला जा रहा है, ठोस गोले को सिलेंडर में। तो जब एक आकार से दूसरे आकार में पिघलाकर बदला जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाती हैं, बस वॉल्यूम नहीं चेंज होता। दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या दिया है, गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। ठीक, तो गोले का आयतन लिख लीजिए 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। चूँकि डाया आपका यहाँ 42 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, यानी 21 का क्यूब, है ना, ये हो गया इक्वल टू। अब देखिए आगे, यहाँ पर कह रहा है कि भाई इतने सेंटीमीटर व्यास वाले तार में खींचा गया है, तो व्यास कितना है 0.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी 0.3 सेंटीमीटर, है ना। बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है πr² × h, तो हो जाएगा पाई, रेडियस कितना है यहाँ पर 0.3, तो 0.3 को ऐसे लिखे 3/10 लिख लीजिए, है ना। चूँकि स्क्वायर है तो 3/10 दो बार लिख लिए, इनटू हाइट, हाइट का मतलब लंबाई, क्योंकि अगर खड़ा रहेगा वो
तो हाइट कहलाएगा, अगर लेटा रहेगा तो वही लंबाई बन जाएगी। तो यहाँ पर हो गया एल। ठीक है, अब काट लीजिए यहाँ पर। पाई से पहले पाई ख़त्म होगा, पाई से पहले यहाँ पर पाई ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये भी सही बात है। इसको देखिए, यहाँ 3 है, अच्छा यहाँ 4 भी है ना, 4 है। चलिए इसको अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पर, तो भाई लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा, काट लीजिए ना। यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से। 4 गुणे ये 10 और 10 100, मतलब इसको 400 बना लीजिए। ये हो गया 400 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 21, 21 और 21, ठीक है। डिवाइड बाई, ये 3 पहले से है, ये 2 ठो 3 नीचे आएंगे, तो ये 3 × 3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर L। काट लीजिए 7 बार में, ये भी 7 बार में, ये भी 7 बार में, तो 7 का क्यूब × 4 आ जाएगा। अच्छा, इकाई अंक से नहीं बनेगा क्या? इकाई अंक से यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तार की लंबाई हमको निकालनी है ना भाई, तार की लंबाई ठीक तो है, ठीक है। देखिए, अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये बोला था कि भाई ये सारी चीज़ें आपकी किस में दी गई हैं, ये तो सब मीटर में आएगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगा, हमें मीटर में पूछा गया है ना, ये दिक्कत है यहाँ पर। तो जब मीटर में पूछा गया है तो डिवाइड बाई 100 भी कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 किया जाता है। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 100 कर देंगे तो ये मीटर में चेंज होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ इकाई अंक लगा लीजिए, क्योंकि अच्छा 2 यहाँ है, 2, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं, इकाई अंक लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, चेक करने में क्या जा रहा है। यहाँ देखिए 7 × 7 यानी 9, फिर यहाँ पर 4 और ये 7, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, मतलब 8, तो 9 8 72 यानी 2 आ गया। फंस गया मामला, 2 जगह आ रहा है 2, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब हुआ, 7 का क्यूब कितना होता है 343, है ना, कितना होता है 343, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, तो 4 गुना कर दीजिए, कितना होगा 4 3 12, बचा 1, 4 चौके 16, 1 17, लास्ट में 72 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हटाइए, ख़त्म कहानी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। एक सीढ़ी 10.6 मीटर लंबी है और एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। यह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता अगर आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो। कैसे, देखते जाइए। यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, है ना, इस तरीके से। ये जो एंगल है ये आपका सीढ़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीढ़ी है, ये आपका दीवार खड़ा हुआ है और ये दूरी है। ठीक, अच्छा सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर 10.6 दिया गया है, दिया है कि नहीं। एक दीवार के सहारे झुकी हुई है, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आपका 30 डिग्री है। जब ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब मिलाकर 180 होता है, ये तो पहले से 90 बैठा हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पर कह रहा है सीढ़ी जो है दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुँचती है, मतलब ये हमें हाइट निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ऐसे केस में जहाँ 30 और 60 डिग्री बन रहा हो एक ही ट्रायंगल में, राइट एंगल में, तो आप जानते हैं 30 के सामने 1 यूनिट, 30 के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 60 के सामने √3 यूनिट होता है दोस्तों। और ये 90 रहा आपका, तो 90 के सामने 2 यूनिट होगा। क्लियर है, रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए 2 यूनिट की वैल्यू 10.6 दिया गया है, 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10.6 दिया गया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इसका आधा, मतलब 5.3 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू ये रही हमारी, पूछा है ना सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, तो सीढ़ी यहाँ तक पहुंच रही है, दीवार की ऊंचाई है 1 यूनिट और 1 की वैल्यू 5.3 आया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि सीढ़ी के फुट से और ये जो दीवार है तक की लंबाई कितनी होगी, तो √3 गुना हो जाता। तो 1 की वैल्यू 5.3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाती, 5.3 × √3, है ना, ये हो जाता। तब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, सभी चीज़ें समझ में आ गई ना। आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला जानते हैं ना, PRT/100, उसी में से बन जाएगा ये, और कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
1680 रुपये को 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 21 रुपये बनने में कितना समय लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जो पैसा है वो 1680 रुपये से 2100 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्याज कितना बना होगा, यहाँ पर ब्याज कितना जुड़ा होगा, कितना जुड़ा है इसमें 20 जोड़िए तो हो जाएगा कितना 1700, है ना, और ये 400 मतलब 1700 421 420 हो जाएगा। 420 रुपये इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, ब्याज हमारा 420 हो गया। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। इंटरेस्ट हमारा कितना है 420 रुपये इज इक्वल टू P कितना है मूलधन 1680 रुपये, 1680 रुपये इंटू रेट कितना है 4% का, इंटू टाइम हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। देख लीजिए 420 एकम 420 और 420 चौके यहाँ पर 1680 आराम से कट जाएगा, है ना। अच्छा तो ये कितना हो गया 4 चौके 16, मतलब टाइम हमारा यहाँ पर हो गया 100 यहाँ आएगा और ये 4 चौके 16 नीचे आ जाएगा। तो बस 100/16, 100/16 यानी 1/8 सॉरी 1/16 कितना हो जाएगा 16 छक्के 96 मतलब 6.25। ठीक है, 6.25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। आगे चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल है तगड़ा। क्या दिया है A² + B² 144, A इंटू बी आपको दे रखा है 24 के बराबर। अगर हमें पूछा गया है A - B अपॉन A + B, तो क्या हम यहाँ से कुछ ऐसा नहीं कर सकते। देखिए A - B का होल स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, और डिवाइड में A + B का होल स्क्वायर ले लीजिए। तो ये बताइए A - B का होल स्क्वायर कितना होता है A² + B² + 2AB। तो -2AB करिए यहाँ पर, मतलब 2AB का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। AB की वैल्यू 24 है तो 2AB की वैल्यू कितनी होगी 24 का डबल यानी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A² + B² मतलब 144 माइनस 2AB कितना है 48 है तो ये हो गया 48 डिवाइड बाई वही चीज़ A² + B² + 2AB होता है नीचे वाले में। A² + B² की वैल्यू 144, ये हो गया 144 प्लस 2AB यानी कि 48। ख़त्म कहानी, ये तो ख़त्म हो गया। इसको घटाइए 44 घटाएंगे ये हो जाएगा 96, इसको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12 यानी कि 4 4 8 9 192 192 हो गया। अब ये बताइए कि ये तो जस्ट इसका डबल है, मतलब 96 दूना 192 1/2 हो गया। ये दोनों स्क्वायर हैं, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, माने A - B डिवाइड बाई A + B कितना हो गया रूट का 1/2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था, बाकी आपको थोड़ा सा सोचना था यहाँ पर। ये सवाल भी दोस्तों एक बढ़िया सा सवाल था, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं यहाँ पर 10 और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है भैया, यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब क्या रहा है कि भाई जो छोटा वृत्त है, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हो गया संकेंद्री का मतलब केंद्र हो गया। केंद्र से अगर देखा जाए तो पहले वाले की रेडियस कितनी है यहाँ पर देखिए, हाँ, छोटे वाले की रेडियस यहाँ पर 10 है। तो अगर छोटे वाले के रेडियस देखें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। बड़े वाले के रेडियस अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो देखिए कि ये आपको 10 के बराबर दिया है, ये आपको 26 के बराबर दिया गया है। हमें पूछा है वृत्त की स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त, हाँ, जीवा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना। तो अब सभी आप लोग जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है किसी वृत्त की, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो ये है स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए और उसका रेडियस ये है तो 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये जो है
इसको दो बराबर भागों में भी बांटती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते हैं क्या? आप सभी लोग जानते होंगे एक ट्रिपलेट 5, 12 और 13, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, होता है ना। इनका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। जैसे इसका डबल अगर करें तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। देखिए आपको 10 दिया है 26 दिया है, तो 10 दिया है 26 दिया मतलब 24 गायब है, तो ये वाला हो जाएगा 24। ठीक है, जब ये आपका 24 है तो इधर वाला भी 24 होगा, है ना। टोटल कितना होगा? 24, 24, 48। 48 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये सवाल थे जो कि महत्वपूर्ण थे, इस शिफ्ट में पूछे गए। बाकी के जो सवाल थे वो बहुत आसान थे और उन सवालों को हम कई शिफ्टों में करवा चुके हैं, इसलिए इस शिफ्ट में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है दोस्तों, है ना। तो ये जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं ये बहुत बढ़िया सवाल है, इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है करनी। और ये वीडियो आज की कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करनी है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की आ रही है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद।